तो अब तक आप सबको आई एम श्योर पता चल चुका होगा कि मास्टर कार्ड जो कि एक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर है, उस पे बैन लगा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये बैन कंप्लीट बैन नहीं है, ये अपनी सर्विसेज ही नहीं दे सकते हैं, बट जो बैन है उसमें आरबीआई ने ये बोला है कि अब आप नए कस्टमर्स नहीं ऐड कर सकते इंडिया में। तो फिर क्या जरूरत पड़ी आरबीआई को ये सब करने की, एंड क्या होंगे इसके इम्पैक्ट्स इंडिया में कार्ड होल्डर्स पे, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो ये आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़ को ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने बल्कि ग्लोबल मीडिया ने भी बढ़ चढ़ के कवर किया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल फ्रांस के एक न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल है, और ये है दुबई का एक न्यूज़ आउटलेट, और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि डेटा इश्यूज को लेके बैन लगाया गया है मास्टर कार्ड पे, और ये आरबीआई ने खुद बोला है बिल्कुल क्लियरली कि ये जो बैन है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं लगा है। ये एक्शन लिया गया है इनके ऊपर तब जबकि काफी टाइम ऑलरेडी बीत चुका था, और इनको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी दी जा चुकी थी आरबीआई के द्वारा कि आप हमारे कंट्रीज को रूल्स को फॉलो कीजिए। और ये जो क्लैरिफिकेशन है कि पुराने कार्ड होल्डर्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, वो बात आरबीआई ने खुद क्लैरिफाई की है अपने खुद के स्टेटमेंट में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो रूल्स क्या थे जिनको मास्टर कार्ड ने फॉलो ही नहीं किया। तो आपको बता दूं कि 2018 में आरबीआई ने बोला था कि सभी पेमेंट सिस्टम्स को, जैसे मास्टर कार्ड एक पेमेंट सिस्टम है, उन सब लोगों को जो भी डेटा है उनके यूजर्स का, उनके पेमेंट्स का, वो सारा डेटा स्टोर करना होगा भारत में ही। और ऐसा करने के लिए इनको दिया गया था 6 महीने का टाइम। ये आप देख सकते हैं वो सर्कुलर जिसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये आपको मिल जाएगा आरबीआई की खुद की वेबसाइट पे। ये बात आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि मॉनिटरिंग के पर्पस के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबके डेटा हमारे ही देश में स्टोर हो, और इसलिए ये रूल्स बनाए गए थे आरबीआई के द्वारा 6 अप्रैल 2018 को। उसके बाद कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के पोस्ट की थी अपनी ही वेबसाइट पे। और आगे बात करने से पहले आई होप आप सबको पता होगा कि ये पेमेंट सिस्टम्स कैसे अस्तित्व में आए और इनका काम कैसे होता है। बट एक आइडिया देने के लिए आप सबको बता दूं कि बैंक्स जो हैं वो आज के टाइम में लोगों के पैसे रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली ज़्यादातर लोगों के पैसे रखती ही हैं। और जब भी लोगों को पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो वहीं पे जरूरत पड़ती है किसी ना किसी पेमेंट सिस्टम की। ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, रुपए हो गया, वीजा हो गया, या फिर कोई और भी हो गया। ये बेसिकली एक मीडियम होता है जो फैसिलिटेट करता है कि पैसों को आदान प्रदान कैसे किया जाए, और इसके लिए ये जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो चार्ज करते हैं एक कमीशन, या फिर इसको आप सर्विस चार्ज बोल सकते हैं, या फिर प्रोसेसिंग चार्ज, जो भी आप बोलना चाहें। मास्टर कार्ड की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये स्टार्ट हुआ था 1969 में, और आज के टाइम पे दुनिया भर में इसके लगभग 23 करोड़ कार्ड होल्डर्स हैं। और हमारे देश में इसका कार्ड होल्डिंग में शेयर ऑलमोस्ट 1/3 है। और अजय सिंह बंगा जी जो हैं वो आज के टाइम में इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, और इनको पद्म सम्मान भी मिल चुका है भारत सरकार की ओर से। वहीं रुपे कार्ड की अगर हम बात करें, जो कि बेसिकली एक कॉम्पिटिटर है मास्टर कार्ड का, और ये हमारा अपना बनाया हुआ पेमेंट सिस्टम है। तो ये पब्लिक यूज के लिए ओपन हुआ था 2014 में, लेकिन स्टार्ट हो गया था इसका काम 2012 में ही। और इसको बनाया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही काम करती है। और आप लोग एक बात और याद रखिए कि यूपीआई को भी इसी एनपीसीआई ने डेवलप किया है, जिससे आजकल हाई वॉल्यूम के ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ रहा हो कि जब हम पेमेंट करते हैं यूपीआई से या फिर रुपे कार्ड से, तो उसकी प्रोसेसिंग फी तो देते नहीं हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो चार्जेस हैं वो हमें दिखते नहीं हैं। तो फिर रुपए को जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? तो इसका आंसर है कि पिछले साल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने, मतलब कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था कि रुपे कार्ड और यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन होंगे उस पे एमडीआर चार्जेस नहीं लगेंगे। एमडीआर बाय द वे इसी प्रोसेसिंग फी को बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और ये जो एमडीआर चार्जेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि रुपए को हम नहीं दे रहे हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा। एमडीआर चार्जेस जो हैं वो कस्टमर्स को या फिर मर्चेंट्स को नहीं देना होता आज के टाइम पे, बल्कि ये जो फी है वो आरबीआई देता है रुपए और यूपीआई को। नाउ आरबीआई क्यों देगा इस फी को, जबकि ये तो यूजर या फिर मर्चेंट को देना चाहिए, जैसा कि मास्टर कार्ड, वीजा और बाकी कार्ड्स के केस में होता है। तो उसका आंसर है कि रुपए और यूपीआई जो है वो आरबीआई की ही एक एंटिटी है, और अगर लोग कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आरबीआई को कम कैश प्रिंट करना पड़ेगा। पुराना कैश जो होगा वो जल्दी रिप्लेस भी नहीं करना पड़ेगा, और इससे जो भी फायदा होगा आरबीआई को, वो फायदा आरबीआई यूज करेगा एमडीआर चार्जेस रुपए और यूपीआई को देने के लिए।
यहाँ पे आपका ओपिनियन मुझे चाहिए कि क्या ऐसे गवर्नमेंट को बिजनेस में आके अपने द्वारा रन किए जाने वाली कंपनीज को बेनिफिट्स देना चाहिए? क्या ये आपके हिसाब से सही है, या फिर एक फेयर कंपटीशन के लिए, गवर्नमेंट को निष्पक्ष रहते हुए ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए? बात करें अगर इसके इम्पैक्ट की, तो कार्ड इशू होने में कमी तो आएगी ही आफ्टर मास्टर कार्ड बैन, बट ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जो कि 2 से 3 महीनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, आरबीआई ने बोला कि इंडियंस का डेटा इंडिया में रखो, इन कंपनीज के पास पैसे भी बहुत हैं बिकॉज ये लोग पैसे कमाती हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और बहुत सी कंट्री से भी। तो इनको क्या हो गया जो इन्होंने बात मानी ही नहीं आरबीआई की? तो फिर इसका आंसर ये है कि इन सब का जो स्टोरेज सिस्टम है वो सब सेंट्रलाइज्ड होता है, और डेटा सेंटर्स को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। और इस काम में लगाने पड़ेंगे इन सारी कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो ये लोग नहीं करना चाहते ऑब्वियसली। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि इन कंपनीज का ओपिनियन है। और इसके साथ ही इन कंपनीज ने ये भी आर्गुमेंट किया था कि अगर हम भारत की बात मानेंगे तो बाकी कंट्रीज भी हमको ये काम करने के लिए फोर्स करेंगी, जिसमें इनका फाइनेंशियल सिस्टम पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे मास्टर कार्ड पहली ऐसी कंपनी नहीं है जिसके ऊपर आरबीआई ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब, इन दोनों के ऊपर एक्शन ले चुका है आरबीआई ऑलरेडी। तो आप बताइए कि आरबीआई ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसको लेके, और ऐसे पैंडेमिक के टाइम में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी इतनी कम है, तो उस समय पे कम करने वाले एक्शंस आरबीआई को लेने चाहिए, या फिर इन कंपनीज को आगे टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है आज के टाइम में? आप बताइएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, और मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को हमेशा की तरह एक कोट के साथ। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और मैं मिलूंगा जल्दी आपको एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।